हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर फंक्शंस के टाइप देख रहे थे और फंक्शन के टाइप देखते हुए हमने कुछ फंक्शंस के टाइप देख लिए थे, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। यानी कि हम चार फंक्शंस के क्या देख चुके हैं, टाइप देख चुके हैं। इससे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं, उसका डोमेन देख चुके हैं, कोडोमेन देख चुके हैं और क्या देख चुके हैं, रेंज। इतना देखने के बाद फंक्शन के चार टाइप देख चुके हैं। बचे हुए फंक्शन के टाइप्स आज की हम क्लास में देखने वाले हैं, जिसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के टाइप पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो रहने वाला है उसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, हम सब आज देखने वाले हैं। सेकंड हम देखने वाले हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में और थर्ड हम देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस के लिंक को क्या करें, शेयर करें। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर आज पहली बार आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए, चैप्टर सेकंड की कुछ वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे। आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी। अगर वो इस क्लास से देखने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसको कुछ समझ में आए, लेकिन उसको प्रॉपर तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, उसने कहीं से पढ़ रखा है तो हो सकता है उसको आज की भी क्लास समझ में आ जाए। अदरवाइज आप फर्स्ट क्लास से देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, 100% आपको आज की क्लास क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। हम चैप्टर फर्स्ट की लगभग 30 वीडियोस के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर करवाया जाता है, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, उसके अंदर दी गई हर एक डेफिनेशन और हर एक रिमार्क को क्या करते हैं, कंप्लीट। बिल्कुल स्कूल के पैटर्न के ऊपर हम चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं करते हैं कि यूट्यूब के ऊपर करवा रहे हैं तो जल्दीबाजी में आपको करवा दें। बिल्कुल स्कूल के अंदर जैसे करवाया जाता है, ठीक उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आप थंबनेल देख ही चुके हैं ना, ये चैप्टर सेकंड है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो था वो सेट था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका चैप्टर सेकंड है, कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये हम देख चुके हैं पहले। फिर आते हैं फंक्शंस के कुछ टाइप्स के ऊपर। कुछ फंक्शंस हैं, उनके ये टाइप है और ये उनके ग्राफ है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन, और ये उसका क्या था, ग्राफ। ये मैं समझा चुका हूं। सेकंड था कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन थी और ये उसका क्या था, ग्राफ। ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये थर्ड था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन थी और उस पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ तो अभी एग्जांपल के अंदर आने वाले हैं। वैसे इसका तो ग्राफ बनेगा नहीं, एग्जांपल्स के ग्राफ बनेंगे। तो देखो आगे चलते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्या था, ग्राफ। ये मैंने करवाया था पूरा क्लास के अंदर। ये एक और पॉलिनोमियल फंक्शन था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इसका ग्राफ था। ये ग्राफ कैसे बना मैंने पूरा बताया था आपको। इतना देखने के बाद हम आए थे रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, और मैंने रैशनल फंक्शन की आपको क्या बताई थी, ये डेफिनेशन बताई थी। और उसके बाद हमने रैशनल फंक्शन का ये एग्जांपल देखा था। ये एग्जांपल 15 आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये एक प्रकार का रैशनल फंक्शन है और ये रैशनल फंक्शन का, इसका हमने क्या देखा था, ग्राफ देखा था। मैंने कहा था कि कुछ ग्राफ्स पर्टिकुलर आपको याद ही होनी चाहिए, तो इसका हमने क्या देखा था, ग्राफ देखा था। अब आते हैं आज की हमारी क्लास के अंदर। हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहां से। यानी कि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सॉरी, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एक कौन सा पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। एक हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए।
फंक्शन किस प्रकार का होता है ये पता होना चाहिए, उनका डोमेन पता होना चाहिए, उनकी रेंज पता होनी चाहिए, उनके ग्राफ पता होने चाहिए। थर्ड हमने देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा देखा था? पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड हमने कौन सा देखा था? पॉलिनोमियल फंक्शन। और फोर्थ हमने देखा था रैशनल फंक्शन। कौन सा देखा था? रैशनल फंक्शन। और अब हम फिफ्थ फंक्शन के ऊपर आ चुके हैं। फिफ्थ फंक्शन। और पहली बात तो इस फिफ्थ फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। इस फिफ्थ फंक्शन का नाम क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर दिखाई दे रहा है। पहली बात तो हम क्लास के अंदर आ चुके हैं फिफ्थ फंक्शन के अंदर, और इस फिफ्थ फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलस फंक्शन। अब बात आती है कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसा दिखाई देता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका डोमेन क्या होता है, और उसकी रेंज क्या होती है। अब चलते हैं, देखो इधर। कोई फंक्शन आपका पहली बात तो आर से आर के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। आपका फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइन होना चाहिए? पहली बात तो आर से आर के ऊपर। पहली बात तो आपका जो फंक्शन है वो आर से रियल नंबर के सेट से कहां पे डिफाइन होना चाहिए? रियल नंबर के सेट पे। पहली बात तो आपका फंक्शन जो डिफाइन होना चाहिए वो रियल नंबर के सेट से कहां पे डिफाइन होना चाहिए? रियल नंबर के सेट पे डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए? पहली बात तो फंक्शन बनाने के लिए दो सेट चाहिए, तो वो बोलता है कि पहला भी रियल नंबर का सेट लो, दूसरा भी रियल नंबर का सेट लो। बोलता है किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए? वो बोलता है इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए। बोलता है मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आपका फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और कौन से सेट से कौन से सेट पे? आर से आर पे। आर से आर के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। और किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। जैसे कि अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं, आप याद करने की कोशिश करो। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर मैंने ऐसे बताया था कि हमारा फंक्शन आर से आर के अंदर डिफाइन हो, और किस प्रकार से डिफाइन हो? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रकार से। सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू किस प्रकार से? एक्स प्रकार से। तो वो तो बन जाता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है कब? जब वो आर से आर के ऊपर तो डिफाइन हो, लेकिन किस प्रकार से डिफाइन हो? एफ एक्स इज इक्वल टू सी प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से कोई फंक्शन पहली बात तो आर से आर के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, किस प्रकार डिफाइन होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्रकार से। इतनी बात तो समझ में आती है। कोई पूछ ले कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोई आपसे पूछ ले कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो जो फर्स्ट सेट रहता है ना किसी भी फंक्शन का, फर्स्ट सेट वो उसका डोमेन कहलाता है। तो फर्स्ट सेट कौन सा है? आर। तो इसका डोमेन क्या होगा? आर। कोई पूछ ले इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोई पूछ ले कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, तो किसी भी फंक्शन का जो सेकंड सेट होता है ना वो उसका कोडोमेन कहलाता है। तो इसका कोडोमेन क्या कहलाएगा? आर। डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। कोई पूछ ले इस फंक्शन की रेंज क्या है, कोई पूछ ले कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब बात आती है रेंज के अंदर, तो रेंज कैसे फाइंड की जाती है मैं बताता हूं। फंक्शन के अंदर हम डोमेन में से वैल्यू उठा उठा के रखेंगे, यानी कि रियल नंबर में से उठा उठा के यहां पे रखेंगे, और एफ एक्स की जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना वो सिर्फ वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रेंज। डोमेन की वैल्यू उठा उठा के फंक्शन के अंदर पुट करनी होती है। पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यूज निकल के आती है ना वो वैल्यूज का जो सेट बनता है, उन वैल्यूज का जो कलेक्शन बनता है, वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रेंज कहलाती हैं। रेंज कितनी आएगी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ एक बार के लिए।
बोलता है मुझे तो फंक्शन के अंदर पहले वैल्यू रखना समझाओ, मेरे को फंक्शन के अंदर वैल्यू रखना नहीं आया। मैंने कहा कि फंक्शन ऐसे बोलता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर मान लो 2 रखते हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज फंक्शन के अंदर रखते हो, तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। वो रिजल्ट में कितना वैल्यू देगा? पॉजिटिव। अगर आप फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखते हो, क्या रखते हो? नेगेटिव वैल्यू, तो भी वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये होता है मॉड्यूलस का मतलब अधिकतर बच्चों को तो पहली बात पता ही होगा, अगर हम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, और नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप फंक्शन के अंदर मान लो -10 रखते हो, क्योंकि x की जगह रखेंगे, और x की जगह हम डोमेन में से वैल्यू रखते हैं, वैल्यू हमेशा डोमेन में से रखी जाती है। डोमेन मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने -10 रखा, तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर मान लो मैं 20 रखता हूं, तो पहले से पॉजिटिव है तो मुझे कितना मिलेगा? 20। अगर मैं 0 रखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 0। बोलते समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो भी वापस से समझा देते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है, अगर हम x की वैल्यूज क्या तो ग्रेटर देन 0 रखें, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज रखें, x की क्या तो पॉजिटिव वैल्यू रखें, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर x 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू कितनी ले? 0, तब तो आपका फंक्शन x वैल्यू देगा। तब तो आपका फंक्शन कितनी वैल्यू देगा? x। जैसे 5 रखा तो आपको उत्तर भी कितना मिलेगा? 5। अगर आपने 0 रखा तो उत्तर भी कितना मिल जाएगा? 0। अगर आपने 20 रखा तो उत्तर भी कितना मिल जाएगा? 20। हाँ, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं? नेगेटिव, जैसे कि -2 रखते हैं मान लो, तो वो आपको -2 उत्तर नहीं देता है, आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उत्तर देता है। माइनस से क्या करके? मल्टीप्लाई। तो अगर आप -2 रखते हो ना, तो अंदर -2 और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और रिजल्ट कितना मिलता है? 2। तो ये बात बोलना चाहता है, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। देखो, अगर आपका x क्या तो ग्रेटर देन 0 है या 0 के बराबर है, तब तो आपको x ही मिल जाएगा। जैसे आपने 5 रखा तो उत्तर भी कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव x रखते हैं, जैसे कि मान लो -5 रखते हैं, तो उत्तर आपको -5 नहीं मिलता है, उत्तर आपका माइनस से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। तो -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 5। तो इसका मतलब मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर आप x की जगह रखते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी रेंज कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? रेंज नेगेटिव हो सकती है क्या? रेंज देख लो, कोई भी अगर फंक्शन के अंदर आप -10 रख रहे हैं तो भी उत्तर 10 आ रहा है, -100 रखते हैं तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है? 100। तो कभी भी हमारा जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो कभी भी नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। रिजल्ट हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब होल नंबर आ सकता है। रिजल्ट हमारा क्या आ सकता है? होल नंबर, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? तो जो रेंज हमारी बनने वाली है ना, वो क्या बनेगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स बनेगी। क्या बनेगी? पॉजिटिव रियल नंबर। आप देख लो, तो फिर से देख लो एक बार। कैसे समझोगे? अब ग्राफ बनाते हैं। फंक्शन डोमेन की वैल्यू हमेशा x की वैल्यूज रहती हैं, क्योंकि x में से r की वैल्यू रख रहे हैं, तो डोमेन जो रहता है ना, वो x की वैल्यूज रहती हैं। तो x तो मैं रियल नंबर में से कुछ भी रख सकता हूं। तो अगर मैं 2 रखता हूं मान लो, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 2। अगर मैं 4 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 4। 6 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी?
6, 8 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। लेकिन अगर मैं -2 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे -2 नहीं मिलती, y की वैल्यू मुझे 2 ही मिलती है, और 2 मिलती है तो यहां पे आएगा। अगर -2 मिलती तो यहां पे ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन -2 रखने पे भी वैल्यू कितनी आती है, प्लस की 2 ही आती है। इसीलिए ये जो ग्राफ आता है ना, ये कभी नेगेटिव में जाता ही नहीं है। देख लो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है क्या, नीचे की तरफ ग्राफ ही नहीं आ रहा। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी। y की वैल्यू क्या तो 0 आ सकती है, x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ सकती है 0, या फिर x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो भी y की पॉजिटिव वैल्यू, और x की अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो भी y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारी रेंज बनेगी वो बनेगी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। समझ गए कहानी। तो डोमेन आर, कोडोमेन आर, और रेंज कितनी आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। चाहे रेंज किसको बोलते हैं, y की वैल्यूज को, डोमेन किसको बोलते हैं, x की वैल्यूज को। तो x की डोमेन, तो x की वैल्यू में रियल नंबर आ रहे हैं, तो रियल नंबर में से हम कोई भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं ना। लेकिन रेंज किसको बोलते हैं, y की वैल्यूज को, जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं, जो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट मतलब fx की वैल्यू, और fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y की वैल्यू आप देख लो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो इसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर का सेट नहीं होगी, कहीं रियल नंबर का सेट करके आ जाओ। इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो कोई फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है कब, जब वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। किस प्रकार से डिफाइन हो, क्या तो ऐसे बोल दो f(x = मॉड्यूलस x) प्रकार से डिफाइन हो, क्या तो ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि इस प्रकार से डिफाइन हो। ऐसे फंक्शन को मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। समझ गए क्या कहानी। और उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपके एनसीईआरटी के अंदर बताया हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। फिर से समझ लो डोमेन क्या होता है। डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहा जाता है। एक्स की वैल्यूज हमेशा पहले सेट में से रखी जाती हैं, तो पहले सेट के अकॉर्डिंग हमारा डोमेन होगा रियल नंबर का सेट, तो डोमेन रख दिया रियल नंबर का सेट। कोडोमेन किसको बोलते हैं, दूसरे सेट को, तो दूसरा सेट आर। अब बात आती है रेंज। तो रेंज होती है हमेशा एफ एक्स की वैल्यू बोल लो क्या तो, या बोल लो वाई की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कब आएंगे, जब हम एक्स की वैल्यूज रखेंगे। तो मैं एक्स की वैल्यूज रख रहा हूं, और एक्स की वैल्यूज रखने पे मुझे वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। अगर मैं -10 भी रखता हूं ना, तो रिजल्ट मेरा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव आई नहीं थी। अगर y की वैल्यू नेगेटिव आती तो ग्राफ इसके नीचे भी आता, ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बन रहा है, और ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब जो रेंज होगी ना वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि देख लो ग्राफ जीरो को तो टच कर ही रहा है ना, तो जीरो। समझ गए क्या। और ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन कहलाता है, मॉड्यूलस फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछ ले कि कौन सा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है, ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड एज, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी मॉड्यूलस फंक्शन। बस इतनी सी कहानी है। और इसी बात को उसने एक्सप्लेन करके इस प्रकार से लिख दिया। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो डायरेक्ट x का x आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उत्तर देगा। तो -5 रख रहे हो तो रिजल्ट मेरा -5 नहीं आता है, वो माइनस से और मल्टीप्लाई करता है, और माइनस से और मल्टीप्लाई करता है तो माइनस माइनस क्या बना देता है, 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 5th नंबर का फंक्शन जो है मॉड्यूलस फंक्शन, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। आगे चले, आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन के ऊपर। सिग्नम फंक्शन, कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाता है कब, जब वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। पहली बात तो कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाता है कब,
जब पहली बात तो वो रियल नंबर के सेट से किस पे डिफाइन हो, रियल नंबर के सेट पे। दूसरी बात किस प्रकार से डिफाइन हो, फंक्शन के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइंड है, और दूसरी बात किस प्रकार से डिफाइन है। तो बोलता है इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए। बोलता है मेरे को तो कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कहानी समझ में नहीं आई तो एक बार तो लिख लो, एक बार तो लिख लो ऐसे के ऐसे, मैं समझा दूंगा कहानी, एक बार तो ऐसे कैसे लिख लो। बोलते कहानी समझ में नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझ में नहीं है तो मुझे एक काम करो, इस फंक्शन का डोमेन बताओ, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। मैंने कहा आपने बताया था कि जो डोमेन होता है ना वो फर्स्ट सेट होता है, तो फर्स्ट सेट मतलब डोमेन क्या रहेगा, आर। मैंने कहा डोमेन से मतलब क्या होता है, आखिर डोमेन बोलते किसको है। मैंने कहा फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यूज रखी जाती है ना उनको कहा जाता है डोमेन। तो फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज हम अब कहां से रखने वाले हैं, रियल नंबर के सेट में से। जितने भी रियल नंबर के सेट है उनमें से हम x की वैल्यूज रखेंगे। तो जो x की वैल्यूज जहां से रखी जाती है ना उसको डोमेन कहा जाता है। मैंने कहा कोडोमेन क्या होगा इसका, तो बोलता है कोडोमेन जो दूसरा सेट होता है ना उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो मैंने कहा कोडोमेन भी इसका कितना हो जाएगा, आर। बोलता है इसके रेंज क्या होगी, रेंज। मैंने कहा रेंज बताने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सब्र करो। बोलता ठीक है। बोलता वैसे बता दो रेंज क्या होती है। मैंने कहा रेंज पता है क्या होती है, रेंज y की वैल्यूज को बोलते हैं या फिर fx की वैल्यूज को बोलते हैं। किसकी वैल्यूज को, क्या तो y की वैल्यूज को या किसकी वैल्यूज को, fx की वैल्यूज को। बोलते कैसे पता लगेंगी। मैंने कहा मैं x की वैल्यूज रख रख के देखूंगा, x की वैल्यूज रख रख के देखने पे जो y की वैल्यूज निकल के आएंगी ना उनका कलेक्शन बना लूंगा और उस कलेक्शन को बोल दूंगा रेंज। x की वैल्यूज रख रख के देखूंगा कहां से, रियल नंबर में से, y की वैल्यूज जो आती जाएंगी ना उनका कलेक्शन बना लूंगा और उस कलेक्शन को क्या बोल दूंगा, रेंज बोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोलते फिर ठीक है एक बार y की वैल्यूज रख रख के देखो, x की वैल्यूज। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी मुझे, इसके अकॉर्डिंग। बोलते मुझे कहानी समझ में नहीं आई। वो ऐसे बोलता है कि x की वैल्यूज अगर आप 0 से बड़ी लेते हो, 0 से बड़ी मतलब 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, तो जो fx की वैल्यू आती है या फिर जो y की वैल्यूज आती है वो 1 आती है। अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे ना 5, तो मेरा y आएगा 1। अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो भी मेरा y आएगा 1। अगर आप x की वैल्यू 7 रखोगे तो भी मेरा y आएगा कितना, 1। अगर आप x की वैल्यू 8 रखोगे तो भी मेरा y कितना आएगा, 1। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो भी मेरा y कितना आ रहा है, 1। x की वैल्यू में अगर 2 रखता हूं तो भी मेरा y कितना आ रहा है, 1। अगर x की वैल्यू में 3 रखता हूं तो भी मेरा y कितना आ रहा है, 1। x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो भी मेरा y कितना आ रहा है, 1। अगर x की वैल्यू मान लो मैं 50,000 रखता हूं, क्योंकि रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू हम रियल नंबर में से मर्जी आए वो रख सकते हैं। तो 50,000 एक रियल नंबर तो है, तो मेरा y तो 1 ही आएगा, मेरा y तो कितना आएगा, 1। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या। बोलते कुछ जरूरी थोड़ी ना x की वैल्यू पॉजिटिव रखें, x की वैल्यू तो रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। तो बोलता 0 भी रख सकते हैं क्या, मैंने कहा 0 भी रख सकते हैं। तो बोलता है x की वैल्यू जब 0 रखोगे तब क्या खेल होगा। मैंने कहा अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो मेरी y की वैल्यू आएगी 0। इसको चाहे y बोल लो चाहे fx बोल लो, एक ही बात है। fx का दूसरा नाम y होता है, ऐसे याद रखो। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरी y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसने ओपन पता है क्यों किया है, यहां पे आप देख पा रहे हो तो उसने ऐसे ओपन बना रखा है। ओपन का मतलब यहां पे उसने खाली छोड़ रखा है, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। x की वैल्यू जब 0 रखते हो तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। कहीं समझ लो कि x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है भाई। उसने यहां पे ऐसे ओपन छोड़ रखा है, ओपन का मतलब है इसको इंक्लूड नहीं किया मैंने। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, कहीं समझ लो सर x की वैल्यू 0 रखने पे तो y की 1 आ रही है, ना ना ना, y 1 नहीं है। इसने इस प्रकार से ओपन छोड़ने का मतलब होता है उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर किसी में ऐसा दिया हो किसी ग्राफ में तो इसका मतलब तो उसको इंक्लूड किया है, और किसी ग्राफ में ऐसे ओपन छोड़ दे तो उसको मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया। तो बोलता है ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखें तो क्या खेलो। मैंने कहा x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखते हो, -1 रखते हो तो भी रिजल्ट कितना आएगा, -1। x की वैल्यू अगर आप -2 रखते हो
तो भी रिजल्ट कितना आएगा -1। एक्स की वैल्यू अगर आप -3 रखते हो तो भी रिजल्ट कितना आएगा -1। मैंने कहा ये क्या दिक्कत है, मैं पॉजिटिव रख रहा हूं तो उत्तर 1, मैं 0 रख रहा हूं तो उत्तर 0, और मैं नेगेटिव वैल्यूज रख रहा हूं तो उत्तर -1। मतलब y की सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही हैं, y की सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी? 1, एक 0 और एक -1। और मैंने कहा था y की वैल्यूज का जो सेट बनेगा या फिर fx की वैल्यूज का जो सेट बनेगा उसी को मैं रेंज बोलूंगा। तो रेंज के अंदर इस बार मेरे सिर्फ 3 एलिमेंट जाएंगे, एक 1, एक 0 और एक -1। क्योंकि y की वैल्यूज आप x की वैल्यूज कुछ भी रख के देख लो, y की वैल्यूज 3 ही आएंगी। क्या तो 1 आ सकती है या 0 आ सकती है या फिर कितनी आ सकती है -1। तब ही इसका जो रेंज है ना, रेंज, इसकी जो रेंज है वो देख लो, ये रही -1 0 1 1 0 -1। सेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे करके लिख देते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे 0 1 -1 लिख दो, चाहे -1 0 1 लिख दो। और इसका जो डोमेन है ना, डोमेन वो रियल नंबर का सेट है। तो डोमेन तो मैं बता ही चुका आपको, डोमेन तो खेल आसान ही होता है, दिक्कत तो रेंज में आती है। और रेंज कैसे इतनी आ रही मैं समझा चुका। आप अधिकतर बच्चों से ट्राई करके देख लेना, अधिकतर बच्चों को रेंज के बारे में पता ही नहीं होता है। रेंज y की वैल्यूज के कलेक्शन को बोलते हैं। तो y की वैल्यू हम देख चुके हैं, इस ग्राफ से y की वैल्यू मुझे साफ समझ में आ रही है। y की वैल्यूज देख लो, क्या तो 1 आ रही है, क्या -1 आ रही है या 0 आ रही है। तो y की सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही है, तो ये हमारी बन गई रेंज। और आपके सामने बुक वाला भी रेंज बता रहा है, तो मैंने भी ये रेंज यही बताई है। डोमेन भी बुक वाला यही बता रहा है, डोमेन हमने ये बनाया, और ग्राफ ये कैसे बनेगा ये मैं आपको समझा चुका। इस प्रकार से हमारा सिग्नम फंक्शन यहां पे क्या होता है, कंप्लीट। कोई भी फंक्शन रहता है उसके बारे में 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात तो कोई भी फंक्शन कौन से सेट पे डिफाइन होना चाहिए। तो रियल नंबर से रियल नंबर भी डिफाइन होना चाहिए। किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए ये चीज मैं भी ध्यान रखता हूं, आप लोगों को भी ध्यान रखनी पड़ेगी। 2-3 बार याद करोगे याद हो जाएंगी। कोई पूछ ले सर आइडेंटिटी फंक्शन, तो भाई मैं भी याद ही रखता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई पूछ ले पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल, कोई पूछ ले कांस्टेंट फंक्शन तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी। कोई पूछ ले रैशनल फंक्शन तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कोई पूछ ले सिग्नम फंक्शन, तो ये चीज मैं भी याद रखता हूं। कोई पूछ ले मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस एक्स। तो ये सब चीजें हम लोग भी याद रखते हैं और आप लोगों को भी क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाता है कब, जब वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। और किस प्रकार से डिफाइन हो, भाई ये चीज तो मैं भी याद रखता हूं, आप लोगों को भी याद रखनी पड़ेगी। अब बोल रहे सर आप रटने के लिए बोल रहे हो, भाई कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। फंक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको कोई बोले कि सब्जी बनाओ, तो सारी सब्जी अगर एक ही प्रकार से बना दोगे, सबकी ग्रेवी, तो एक जैसे ही आएगा टेस्ट। फिर डिफरेंस क्या हुआ, फिर हम टाइप्स क्यों देख रहे हैं सब्जियों के, फिर हम फंक्शंस के टाइप्स क्यों देख रहे हैं, फिर तो सिर्फ फंक्शन ही पढ़ लेते। तो कुछ तो स्पेशल याद रखना होगा ना, तो ये इसको क्या है याद रखना होगा। और इसका ग्राफ ये रहा, डोमेन में बता चुका, रेंज में बता ही चुका। और इस प्रकार से आपका सिग्नम फंक्शन यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बता चुका पूरा। 4 फंक्शन पहले देख चुके, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। 5वां फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन था, ये पूरा कर चुके। और 6 नंबर फंक्शन था हमारा सिग्नम फंक्शन, ये भी हम पूरा कर चुके। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर टोटल 7 टाइप्स के फंक्शन दिए हुए हैं, जिनमें 6 फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब चलते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ। ये आपका लास्ट फंक्शन है। पानी वानी पी लो भाई एक बार, है ना, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। बोलते हैं पहले तो इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट, इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का क्या नाम है, ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने कहा नाम में क्या रखा है, काम बताओ इसका। तो मैंने कहा पहली बात तो इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई फंक्शन जो रियल नंबर के सेट से कहां पे डिफाइन हो, पहली बात तो रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। पहली बात तो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। बोलता है किस प्रकार से डिफाइन हो, तो मैंने कहा कि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन हो। कोई फंक्शन अगर इस प्रकार से डिफाइन हो तो उस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। कोई फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो और अगर इस प्रकार से डिफाइन हो तो उस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। बोलते ये डब्बा सा क्या बना दिए एक्स के आगे मॉड्यूलस बनाया था, वहां तक की कहानी समझ में आती थी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। बोले डब्बा सा क्या बना दिया, ये बिग ब्रैकेट सा क्या बना दिया। मैंने कहा इसका मतलब भी समझाएंगे। एक्स के आगे अगर इस प्रकार का डब्बा बना हुआ रहे तो उसका मतलब क्या रहता है। मैंने कहा ये चीज तो मैं बता दूंगा, मुझे आसानी से बतानी आती है ये चीज, तो आप तो मुझे इसका डोमेन बता दो। जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो डोमेन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन में बहुत बार बता चुका हूं रिलेशन का और फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर का सेट। इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, मैंने कहा दूसरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है, तो कोडोमेन हो जाएगा दूसरा। बोलते इसकी रेंज बताओ, रेंज डायरेक्ट बता सकते हो क्या। मैंने कहा रेंज तो डायरेक्ट में मुझे नहीं बतानी आती। बोलता कैसे नहीं बतानी आती। मैंने कहा कि x की वैल्यूज में रख के देखूंगा और fx की जो वैल्यूज आएंगी या फिर जो y की वैल्यूज निकल के आएंगी उनका सेट बना दूंगा और वो सेट क्या कहलाएगा, मेरा रेंज कहलाएगा। मैं बिना x की वैल्यूज रखे रेंज नहीं बता सकता। तो बोलता रेंज बताओगे कैसे, मैं रियल नंबर में से x की वैल्यूज यहां पे रखूंगा, यहां पे रखने के बाद fx की जो वैल्यूज आएंगी या फिर जो y की वैल्यूज आएंगी निकल के उनका कलेक्शन बना दूंगा और उस कलेक्शन को क्या बोल दूंगा, रेंज बोल दूंगा। बोलते ठीक है, वो कहानी समझ में आती है। तो बोलते ये डब्बा सा क्या, इस डब्बे का मतलब समझाओ। मैंने कहा इस डब्बे से घबराओ मत, इस डब्बे से क्या मत करो, घबराओ मत। बोलते इसका मतलब तो समझाओ। मैंने कहा इस डब्बे का मतलब ये है अगर आप x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में रखते हैं, 1 से 2 के बीच में रखते हैं, किससे 1 से 2 के बीच में। आपने मान लो x की वैल्यू 1.1 रखी, x की वैल्यूज आपने क्या रखी 1.1, तो क्योंकि रियल नंबर रख सकते हैं, डोमेन आर है तो 1.1 रियल नंबर है नहीं है तो x की जगह रख सकते हैं रियल नंबर। तो 1.1 अगर आप x की वैल्यूज रखते हो ना तो रिजल्ट पता है कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 1। अगर आप x की वैल्यूज 1.2 रखते हो तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यूज 1.3 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.4 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.5 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.6 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.7 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.8 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। 1.9 रखते हो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर 2 रखते हो तो वैल्यू आएगी 2। अगर 2.1 रखते हो तो वैल्यू आएगी 2। 2.2 रखते हो वैल्यू आएगी 2। 2.3 रखते हो वैल्यू आएगी 2। 2.4 रखते हो वैल्यू आएगी 2। थोड़ी बहुत कहानी समझ में आने लगी। मैंने कहा क्या कहानी समझ में आने लगी, अगर मान लो मैं 3.4 रखूं तो वैल्यू कितनी आएगी 3। 3.5 रखूं तो वैल्यू कितनी आएगी 3। 4.2 रखूं तो वैल्यू कितनी आएगी 4। इसका मतलब x की वैल्यूज अगर मैं 1 और 2 के बीच में रखता हूं तो जो y की वैल्यूज आएगी वो आएगी लेफ्ट वाली। अगर मैं x की वैल्यूज मान लो 3 और 2 के बीच में रखता हूं तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अगर मैं x की वैल्यूज 4 और 3 के बीच में रखता हूं मान लो, तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3।
जैसे मान लो मैंने 3.4 रखा, तो 3.4 इनके बीच में है ना, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये है इस डब्बे का मतलब, इस डब्बे का मतलब यही है, अगर मैं x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रखता हूं तो मेरे y की वैल्यू आएगी -1। इस डब्बे का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू मैं 0 और 1 के बीच में रखता हूं तो मेरी y की वैल्यू आएगी 0। जैसे मैंने 0.7 रखा मान लो, तो 0.7 0 और 1 के बीच में है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर मैं 1 और 2 के बीच में रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर 2 और 3 के बीच में रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। मैं आपको बोलूं कि x की वैल्यू मैं 7.9 रखता हूं, x की जगह कितना रखता हूं, यानी कोई आपसे इसकी वैल्यू पूछ ले 7.9 की, तो रिजल्ट कितना आएगा मुझे ये बताओ, fx की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके fx की वैल्यू आएगी 7। कितनी आएगी, 7। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि fx की वैल्यू आपकी मॉड्यूलर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8.9 है, तो आपकी fx की वैल्यू आएगी 8। कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि आपका fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11.2 है, मान लो एक बार के लिए, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 11। मतलब हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू आती है। हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, कोई आपसे पूछ ले कि आपकी वैल्यू ये है -2 और आपकी वैल्यू है -3 और -2 के बीच में, मान लो एक बार के लिए -3 और किसके बीच में है, -2 के बीच में। जैसे कि मान लो आपकी वैल्यू है -2.9 है, मान लो एक बार के लिए -2.9, तो -2.9 किस किस के बीच में है, -2.9 है -2 और किसके बीच में, -3 के बीच में। -2.9 किसके बीच में बताना ध्यान से देखो, इन्हीं के बीच में, तो आपकी वैल्यू लेफ्ट वाली आएगी। अब वैल्यू आएगी आपकी -3, माइनस में ध्यान रखना कहीं माइनस में -2 कर दो, -2 वैल्यू नहीं आएगी अब आपकी, अब वैल्यू आएगी -3। हमेशा लेफ्ट वाली देखनी है। जैसे कि और देखो, जैसे मान लो आपका fx इतना है, कोई आपसे पूछ ले -5.4 की वैल्यू कितनी आएगी, -5.4। तो पहले तो ये देखो x किस किस के बीच में है, तो x आपका एक तो -5 और -6 के बीच में है। -5.4 यही तो आएगा, -5 और -6 के बीच में आएगा, तो वैल्यू आएगी -6 आएगी। तो इसका जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, -6 आएगी। कहीं -4 और -5 मत करके आ जाना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -6। इतनी कहानी सबको समझ में आती है, इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो मैंने एक चीज देखी, पहली बात तो ये देखी कि मैं x की वैल्यू चाहे पॉइंटों में रखूं या कोई भी रियल नंबर रखूं, y की वैल्यू मेरी पॉइंटों में तो नहीं आ रही, y की वैल्यू मेरी हमेशा इंटीजर आ रही है। -1 आ रही है, -2 आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, हमेशा मेरी y की वैल्यू इंटीजर आ रही है। पहली बात तो पॉइंटों में आ रही है क्या, मैं x की जगह अगर पॉइंटों में वैल्यू रख भी रहा हूं ना, तो मेरी y की वैल्यू तो पॉइंटों में नहीं आ रही, y की वैल्यू तो इंटीजर आ रही है। y की वैल्यू इंटीजर आ रही है मतलब मेरी जो रेंज बनेगी ना वो इंटीजर्स का सेट बनेगी, और इंटीजर्स का सेट बनेगी मतलब z बनेगी। मेरी रेंज क्या बनेगी, इंटीजर्स का सेट, और रेंज इंटीजर्स का सेट मतलब z। तो इसकी जो रेंज बनेगी ना, इसमें बता नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बता नहीं रखा, तो इसका जो डोमेन बनेगा वो तो रियल नंबर का सेट बनेगा डोमेन, और इसकी जो रेंज बनेगी वो इंटीजर्स का सेट बनेगा, और इंटीजर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो रेंज क्या बनेगी, इंटीजर्स का सेट। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि मुझे 2-3 चीजें समझ में आ गई। मैंने कहा क्या क्या समझ में आ गई, फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट पे ये समझ में आ गया, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है ये समझ में आ गया। मैंने कहा ये डब्बे का मतलब क्या था, मैंने कहा डब्बे का मतलब मुझे समझ में आ गया, डब्बे का मतलब समझ में आ गया कि लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी होती है हमेशा। इस डब्बे का मतलब यही है, बोलता है इसकी डोमेन पता चल गया, कोडोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। मैंने कहा लास्ट ग्राफ समझा दूं क्या, बोलता ग्राफ ग्राफ और बता दो, फिर कहानी खत्म। मैंने कहा लास्ट ग्राफ ग्राफ और देख लो। मैंने कहा लास्ट ग्राफ ग्राफ और देख लो, फिर कहानी खत्म।
ग्राफ ऐसे बोलता है कि अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कहीं भी रखते हैं, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखते हैं, मान लो आपने 1.1 रखी तो 1 आएगा, 1.9 रखोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तभी वो ऐसे बना रहा है, ऐसे, यानी कि आप यहां से लेके 1 से लेके 1, ये इस गोले का मतलब है 2 को इंक्लूड नहीं करना, बस 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 से पहले 1.9 तक इंक्लूड कर लो। 1 से लेके 1.9 तक रखते हैं ना तो वैल्यू आती है 1। 2 को इंक्लूड नहीं करना है, जिसको इंक्लूड नहीं करना उसके बाद ऐसा गोला बना दिया जाता है। जब ग्राफ बनाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप 2 से 3 के बीच की वैल्यू रखते हो लेकिन 3 नहीं रखना है, देख लो 3 के बाहर उसने गोला बना दिया। 2 से 3 के बीच की 2 रखते हो, 2.1 रखते हो, 2.2 रखते हो, 2.3 रखते हो, 2.4 रखते हो, 2.5 रखते हो, 2.6 रखते हो, 2.7 रखते हो, 2.8 रखते हो, 2.9 रखते हो, तो आपका रिजल्ट आएगा 2। अगर आप -2 और -3 के बीच की वैल्यू रखते हो, -2 और किसके बीच की, -3 के बीच की, -2 और -3 के बीच की वैल्यू रखते हो मान लो आप, तो आपका रिजल्ट देख लो -3 आ रहा है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। हाँ, लेकिन -2 को इंक्लूड नहीं करना है, -2 को इंक्लूड करोगे तो वैल्यू फिर इंटीजर आएगी, -2 ही आएगी। -2 पे तो -2 आएगी, लेकिन -2 और -3 के बीच में रखते हैं, जैसे कि -2.5 रखा आपने मान लो, तो -2.5 रखा तो y की जो वैल्यू आएगी ना, या फिर जो fx की वैल्यू आएगी वो -2 नहीं आएगी, -3। अगर आपने मान लो माइनस का 1.5 रखा, यानी 1 से 2 के बीच में, -1 से किसके बीच में, -2 के बीच में, यानी कि माइनस का 1.5, तो वैल्यू कितनी आएगी बताना भाई, वैल्यू आएगी -2। देख लो इसके बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। इस प्रकार से ये क्या बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। और ये गोले क्यों बना रखे हैं मैं आपको समझा चुका। इनका मतलब यही है कि 1 से 2 के बीच की वैल्यू लेनी है, लेकिन 2 को नहीं लेना। 2 को अगर आप ले ले तो कोई आपसे पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू कितनी आएगी, fx इज इक्वल टू, कोई पूछे 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई 2 की वैल्यू तो 2 ही आएगी। कोई पूछे -3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू तो -3 ही आएगी। कोई पूछे -3.1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब बताओ, मजे की बात तो अब है, अब ये -3 और -4 के बीच में है ना, तो मैंने कहा कि -3 किस और किसके बीच में है, x किसके बीच में है, -3 और किसके बीच में है, -4 के बीच में है, तो वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाली आती है, तो कितना आएगा इसका रिजल्ट, -4 आएगा। -3 बड़ा है तो बड़े को इधर लिखते हैं हमेशा राइट में, और छोटे को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे 2 और 3, ऐसे 2 और 3 के बीच में तो ऐसे तो लिखोगे, बड़ी वैल्यू को राइट में लिखोगे, छोटी वैल्यू को लेफ्ट में। तो -3 बड़ा है, -4 बड़ा है, -3 बड़ा है ना, तो -3 को राइट में लिखेंगे, -4 को लेफ्ट में। तो मतलब हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू आती है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू आती है मतलब कितना आएगा, -4। और इस प्रकार से हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कौन से सेट पे डिफाइन है ये बता चुका, किस प्रकार से डिफाइन है ये बता चुका, डोमेन बता चुका, कोडोमेन बता चुका, रेंज बता चुका, ग्राफ कैसे बनता है ये बता चुका, एग्जाम्पल ले लेके बता चुका। इतनी कहानी सबको क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। टोटल हमने इस एक्सरसाइज के अंदर टाइप्स देख लिए, कितने, 7 टाइप्स देख लिए। और 7 टाइप्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप था वो आइडेंटिटी फंक्शन था, सेकेंड टाइप कांस्टेंट फंक्शन था, थर्ड टाइप पॉलिनोमियल फंक्शन था, फोर्थ टाइप आपका रैशनल फंक्शन था, फिफ्थ टाइप आपका मॉड्यूलस फंक्शन था, सिक्स टाइप आपका सिग्नम फंक्शन था, और 7 टाइप आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइन है ये बताया, किस प्रकार से डिफाइन है ये बताया, डोमेन बताया, कोडोमेन बताया, रेंज बताया, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं ये बताया। और एक फंक्शन के अंदर इतनी ही बातें हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर भी जाते हैं तो फंक्शन के लिए इतनी ही बातों की रिक्वायरमेंट रहती है, किस प्रकार से डिफाइन है, कौन से सेट के ऊपर डिफाइन है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज और उसका ग्राफ। मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं, आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बताई हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, रियल फंक्शंस किसको बोलते हैं, जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल सेट हो। ये जितने भी फंक्शन है ना, ये सारे रियल फंक्शंस देखे हमने, क्योंकि रियल फंक्शन की डेफिनेशन में पहले बता चुका आपको। कौन से फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं, कौन से फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं,
कौन से फंक्शन को रियल फंक्शंस बोलते हैं? जिनका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है? रियल नंबर का सेट। तो ये जितने भी साथ के साथ हमने फंक्शंस देखे ना, सारे रियल फंक्शंस थे, क्योंकि इनका कोडोमेन और डोमेन क्या थे? रियल नंबर के सेट थे। तो इनके ऊपर हम अलजेब्रा लगाने वाले हैं। इनके ऊपर क्या लगाने वाले हैं? अलजेब्रा। मैंने कहा अलजेब्रा क्या होती है, ये तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही पता लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। इसके साथ यदि अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वाकई लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। हमारी सभी वीडियोस क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ उन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके फंक्शन टॉपिक को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। साथ ही हमारी सभी क्लासेस क्या रहती हैं? बाइलिंगुअल रहती हैं। तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के अंदर एक एक स्टूडेंट तो कम से कम होगा। तो कम से कम आप एक स्टूडेंट के पास शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे कि हमें लगे कि हमारी जो मेहनत है उसका वर्थ है कुछ ना कुछ, है ना। तो हम आपके लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए। तो आप लगातार भाई हमारे साथ इसी प्रकार लास्ट तक बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।